चरित्रहीन स्त्रियों की 4 बातें यदि आपने ठीक से समझ ली तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। वे 4 बातें कौन सी हैं, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, किसी नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें एक राजा का बेटा था और एक साहूकार का और एक मंत्री का। तीनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक दूसरे के बिना वे ना तो भोजन करते थे और ना कहीं आते जाते थे। और बिल्कुल सत्य बात है मित्रों, मित्रता हो तो ऐसी हो कि यदि मित्र विपत्ति में पड़ जाए तो दूसरा मित्र मुसीबत में पड़कर भी मित्र को विपत्ति से निकालने का कार्य करे। केवल स्वार्थ की यारी नहीं होनी चाहिए। स्वार्थ की मित्रता तो धूर्त, लालची और मतलबी लोग करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को बुलाने अपनी ससुराल गया और उसके दोनों मित्र भी उसके साथ गए। दोनों मित्रों के मुख से ये बात सुनने के बाद उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि अरे वाह, मेरे दोनों मित्र भी मेरे साथ मेरी ससुराल जाएंगे। तभी प्रिय दर्शक बंधुओं, तीनों मित्र हंसी खुशी से साहूकार के बेटे की ससुराल पहुंच जाते हैं और ससुराल में पहुंचकर उनके ससुराल वालों ने उन तीनों मित्रों की बड़ी ही आव भगत की, अर्थात बहुत ही स्वागत सत्कार किया। उसके बाद साहूकार का बेटा तो वहीं रुक गया। राजा और मंत्री का बेटा शहर में घूमने के लिए चले गए। प्रिय मित्रों, घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर वेश्या सज धजकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई है। उस वेश्या को देखकर राजा का बेटा कहने लगा कि हे मित्र, तुम और कहीं ठहर जाना, आज की रात तो मैं इस वेश्या के साथ बिताऊंगा। तभी वह मंत्री का बेटा बोला, कोई बात नहीं मित्र, आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। इतना कहने के बाद वो राजा का बेटा मंत्री के बेटे को छोड़कर वेश्या के पास ठहरने को चला गया और वह मंत्री का बेटा बाहर खड़ा रह गया। राजकुमार को वेश्या के घर में जाते हुए देख उसी गली में एक बुढ़िया रोने लगी। तभी उस मंत्री के बेटे ने पूछा कि हे बूढ़ी माँ, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तुम्हें किसी ने सताया है या किसी ने आपका धन चुरा लिया है? तभी वह बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, मुझे किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है और ना ही मेरा किसी ने धन चुराया है। मैं तो ये सोचकर रोने लगी कि अभी अभी तुम्हारे साथ वाला नौजवान युवक उस वेश्या से मिलने गया है, वो अब जीवित वापस नहीं आएगा। उस बूढ़ी स्त्री की बात सुनकर वो मंत्री का बेटा एकदम घबरा कर बोला कि हे बूढ़ी माता, ऐसी क्या बात है जो कि वो जीवित वापस नहीं आएगा? तभी वह बुढ़िया बोली, बेटा, इस वेश्या के पेट में एक सर्प रहता है और वो सर्प आधी रात के समय उसके पेट से निकलता है और आने वाले अतिथि को डसकर उसके पेट में फिर से चला जाता है। आए दिन यहाँ कोई ना कोई मौत होती ही रहती है। जो भी उस वेश्या से मिलने के लिए जाता है वो लौटकर जीवित वापस नहीं आता। उस बूढ़ी माता की बात सुनने के बाद वो मंत्री का बेटा सोच में पड़ गया। उसने अपने मित्र के प्राण बचाने के लिए अपने मन में एक विचार बनाया और वह मंत्री का बेटा तलवार लेकर उस वेश्या के घर में छुपकर खड़ा हो गया और उस वेश्या के पेट से सर्प के निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई और जब वे दोनों गहरी निद्रा में सो गए तो वो क्या देखता है कि उस वेश्या के पेट से एक भयंकर सर्प निकलता है और पलंग के नीचे बैठ जाता है। वो सर्प उस राजकुमार को डसने ही वाला था कि इतने में मंत्री के लड़के ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और उसके टुकड़ों को एक चटाई के नीचे छुपाकर वहां से चला गया और वह बाहर निकलकर कहीं और ठहरने का विचार बना रहा था। इतने में उसने क्या देखा कि आधी रात के समय एक सुंदर स्त्री सजी धजी हाथ में भोजन का थाल लिए शहर से निकलकर जंगल की ओर बड़ी तेजी से चली जा रही थी। उस मंत्री के लड़के ने सोचा, अब हम सोएंगे तो बाद में, पहले इस स्त्री का हाल जान लेते हैं कि ये इतनी रात गए आखिर जंगल की ओर कहां जा रही है। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, वो मंत्री का बेटा उस स्त्री का पीछा करने लगा। थोड़ी दूर उसके पीछे पीछे चलने पर उसे पता चला कि वो स्त्री अपने प्रेमी से मिलने आई थी जो एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहता था। तब वह मंत्री का बेटा उन दोनों की बातें छुपकर सुनने लगा। तभी उसका प्रेमी उस स्त्री को गाली देते हुए बोला, अबे दुष्ट नादान स्त्री, तू आज मेरे पास इतनी देरी से क्यों आई? आज तूने इतना विलंब कहां कर दिया? तभी वह स्त्री बोली, हे प्राण प्रिय, मुझे क्षमा करना, आज मेरा पति मुझे बुलाने आया है
और उसके 2 मित्र भी उसके साथ आए हैं, इसलिए उनको खाना खिलाने पिलाने में अधिक देर हो गई। जब मेरे पति के मित्र शहर में घूमने चले गए, तब मैं अपने पति को सुलाकर और समय निकालकर तुम्हारे पास आई हूँ। लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर भोजन लेकर आई हूँ, इसे खा लो। और मुझे अतिशीघ्र यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आई थी कि कल मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी। अब हमारा तुम्हारा मिलना तभी हो पाएगा जब मैं अपनी ससुराल से वापस आऊंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब वो मंत्री का बेटा ये सारी बातें सुनकर सन्न रह गया और इस बात को भली भांति समझ गया कि ये स्त्री और कोई नहीं है, बल्कि मेरे मित्र की पत्नी है। अब तो वो उन दोनों की बातें बड़े ही ध्यान से सुनने लगा। प्रिय मित्रों, अपनी प्रेमिका के मुख से ये बात सुनने के बाद उसके मित्र को बहुत ही तेज क्रोध आ गया और उससे चीखता हुआ बोला कि हे मूर्ख स्त्री, तू ये क्या कह रही है। तभी उस स्त्री के प्रेमी को बहुत ही क्रोध आ जाता है और उससे कहने लगता है कि हे नादान स्त्री, तू ये क्या कह रही है। तुझे मालूम भी है, तूने तो मेरे साथ जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। क्या वो सारी कसमें झूठी थी। तभी वह स्त्री कहती है, हाँ प्रिय, अब हमें लगता है यहीं तक हमारा साथ था। अब तो जब समय होगा तभी आपसे मिल पाऊंगी, अन्यथा नहीं। उस स्त्री के मुख से ये बात सुनने के बाद उसके प्रेमी को अत्यधिक गुस्सा आ जाता है और क्रोध में आकर अपने दांतों से उसकी नाक काट लेता है और वह स्त्री अपने हाथ से अपनी नाक को दबाते हुए रोती चीखती हुई अपने घर की ओर चली गई। प्रिय मित्रों, उसकी इस घटिया हरकत को देखकर मंत्री के बेटे ने उस स्त्री के प्रेमी पर तलवार से हमला कर दिया और उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। प्रिय मित्रों, इसके बाद वह मंत्री का बेटा वहां से चला गया और नगर के बाहर एक मंदिर में ठहरने का विचार बना लिया। तभी उसने क्या देखा कि कुछ चोर नगर से डाका डालकर लाए थे। आज उनके हाथ बहुत सारा धन लगा था। वो मंदिर में इसलिए आए थे कि जब वे चोरी करने गए थे तो मंदिर में ये मन्नत मांग कर गए थे कि आज हमें यदि बहुत सारा धन मिल गया तो हम सभी देवी के मंदिर में राजा की बेटी की बलि चढ़ाएंगे। उनके हाथ बहुत सारा धन तो लग गया, पर शर्त के अनुसार वे राजा की बेटी को भी पलिंग सहित उठा लाए। और जब वे मंदिर में बलि देने को गए और वे चोर राजा की बेटी की बलि चढ़ाने वाले ही थे कि इतने में उस मंत्री के बेटे ने, जो कि मंदिर में ठहरने को आया था, अपनी तलवार से उन चारों के सिर काट दिए और राजा की बेटी को जगा कर बोला कि हे बहन, ये दुष्ट चोर तुम्हारी बलि चढ़ाने वाले थे। मैंने इन चारों को मारकर तुम्हारी जान की रक्षा की है। अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। मंत्री के बेटे की बहादुरी देख करके वो राजा की बेटी बोली, मैं तुम्हारी इस वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ और तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब एक एहसान मेरे ऊपर और कर दो। जैसे आपने मेरी जान बचाई है वैसे ही आप मुझे मेरे महल में छोड़ दो। तभी उस मंत्री के बेटे ने अपने मन में सोचा कि चलो इसे इसके महल में छोड़ देते हैं, अन्यथा ये स्त्री रात्रि में कहाँ जाएगी। यही सोचकर वो राजकुमारी को उसके महल में छोड़ने चला गया और जिस तरह चोरों ने उसका अपहरण किया था उसी प्रकार महल से पीछे लटकी हुई सीढ़ी के द्वारा वो राजकुमार को उसके महल में ले गया। महल में पहुंचकर उस राजकुमारी की मंत्री के बेटे को देखकर नीयत खराब हो गई और उसके मन में गंदे विचार आने लगे और वो उसके गले में हाथ डालकर अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तभी वह मंत्री का बेटा बोला कि हे बहन, ये अनुचित व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रही हो और मुझे इन ललचाई नजरों से क्यों देख रही हो। मैं तुम्हें अपनी सातों इंद्रियों से अपनी बहन मान चुका हूँ। क्यों स्वयं नरक में पड़ना चाहती हो और मुझे भी नरक का भागी बनाना चाहती हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस राजकुमारी के बार बार कहने पर भी वो मंत्री का बेटा उसके झांसे में नहीं आया और जिस प्रकार अंदर घुसा था उसी प्रकार बाहर निकलकर अपने रास्ते पर जाने लगा। तो क्रोध में आकर उस राजकुमारी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और शोर सुनकर सिपाहियों ने उस मंत्री के बेटे को पकड़कर जेल में डाल दिया और सवेरा होने पर राजा के सामने पेश करने का इंतजार करने लगी। बेचारा मंत्री का बेटा निर्दोष होते हुए भी उस राजकुमारी ने उसे दोषी बना दिया। और उधर साहूकार के बेटे की स्त्री जब अपनी कटी नाक लेकर के घर पहुंची तो अपने दोष को छुपाने के लिए तो जोर जोर से चिल्लाकर उसने अपने सारे घर वाले इकट्ठे कर लिए और कहने लगी कि मेरे पति ने मेरी नाक काट दी और सारा दोष अपने पति पर मर दिया। और उस लड़की के घर वालों ने अपने दामाद को सिपाहियों के हवाले कर दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, और उधर वैश्या के पेट से निकलने वाले सर्प को मारने के कारण वो वैश्या भी मर गई। और जब राजा का बेटा सुबह उठा तो उसने देखा कि वैश्या तो मरी पड़ी है और तभी वैश्या के घर वाले आ गए। तो उस वैश्या के घर वालों ने सोचा
कि इस युवक ने ही इसको मार दिया है। यही सोचकर वे राजा के सिपाहियों को बुला लाए और उसे पकड़वा दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार वो तीनों मित्र राजा के सिपाहियों द्वारा पकड़े गए और सिपाही लोग हथकड़ी जंजीर डालकर जब सुबह राजा के दरबार में ले गए तो वे तीनों मित्र एक दूसरे को देखकर बड़े ही हैरान थे कि एक ही दिन तीनों की तीनों मित्र अपराधी बनकर राजा के दरबार में खड़े हैं और अपने मन में सोचने लगे, ये तो बड़े अचरज की बात है। इधर प्रिय मित्रों, सबसे पहले राजा ने उस साहूकार के बेटे से पूछा, क्यों रे नादान ना समझ, तूने अपनी स्त्री की नाक क्यों काटी? अब प्रिय मित्रों, उसे कुछ पता हो तो वो बताए। वो बेचारा कुछ भी जवाब ना देकर चुपचाप शांत खड़ा रह गया। वो अपनी सफाई में भी कुछ भी नहीं बोल सका। उसके बाद राजा ने राजकुमार से पूछा कि तूने वैश्या को क्यों मारा? लेकिन वो राजकुमार भी कुछ भी नहीं बता सका और चुपचाप खड़ा रहा। अब प्रिय मित्रों, राजा ने उस मंत्री के बेटे से पूछा कि क्यों रे अधर्मी, तू मेरे बेटे के शयन कक्ष में क्या चुराने गया था? राजा के पूछने पर मंत्री के बेटे ने बताया कि महाराज, हम तीनों नौजवान बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और सहयोग की बात देखो, आज हम तीनों अपराधी के रूप में आपके दरबार में खड़े हैं। आप एक राजा हैं और राजा का धर्म है कि वो दोनों पक्षों को सुने और जो वास्तविक अपराधी हो उसे दंडित करे। दरअसल महाराज, कहानी ये है, हम दोनों अपने तीसरे मित्र की ससुराल उसकी पत्नी को बुलाने आए थे और संध्या के समय भोजन करने के बाद मैं और अपने राजकुमार दोस्त के साथ शहर में घूमने के लिए चले गए। थोड़ी दूर चलने के बाद हम दोनों को एक वैश्या दिखाई दी। तभी मेरे मित्र ने कहा कि हे मित्र, मैं इस वैश्या से मिलकर आता हूँ, और मैं उससे मिलने उसके घर में चला गया। उसी गली में रहने वाली तभी उस बूढ़ी माता ने मुझे बताया कि उस वैश्या के पेट में एक सर्प रहता है और रात में आए हुए अतिथि को डसकर उसकी जान ले लेता है। मैं अपने मित्र के प्राण बचाने के लिए उसके घर में छुपकर बैठ गया और सांप का निकलने का इंतजार करने लगा। और जब आधी रात्रि के समय मेरा मित्र और वैश्या सो गई तो बूढ़ी माँ की बात बिल्कुल सही निकली। उस वैश्या के पेट से एक जहरीला सर्प निकला और वह मेरे मित्र को डसने ही वाला था, परंतु मैंने उस सर्प को तलवार से काटकर उसके 3 टुकड़े कर दिए और उसके घर में चटाई के नीचे छुपा दिया और उसी सर्प को मारने के कारण उस वैश्या की मृत्यु हो गई। इसमें मेरे मित्र का कोई भी दोष नहीं है। यदि आपको विश्वास ना हो तो वैश्या के घर सिपाही भेजकर इसकी जांच करवा लीजिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और जांच करने के लिए वैश्या के घर भेज दिया और सिपाहियों को भेजकर इस बात का पता करवाया तो वास्तव में चटाई के नीचे तलवार से कटा हुआ सांप रखा हुआ था और राजा ने उस राजा के बेटे को निर्दोष समझकर उसे छोड़ दिया। तभी वह मंत्री का बेटा बोला, हे महाराज, उस सर्प को मारने के बाद जब मैं नगर से बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक सुंदर युवती हाथ में भोजन का थाल सजाए हुए आधी रात के समय जंगल की ओर जा रही है। तो मैं भी उसके पीछे पीछे लग गया। वो स्त्री एक झोपड़ी में रहने वाले अपने प्रेमी के पास पहुंची। देरी से उसके पास पहुंचने के कारण गुस्से में आकर उसके प्रेमी ने उसकी नाक काट ली। तभी वह युवती रोती चिल्लाती हुई अपने घर वापस लौट गई और मैंने उसी क्षण उस फकीर का सिर काट दिया और घर जाकर उस स्त्री ने नाक कटने का इल्जाम अपने पति पर लगा दिया ताकि घर वाले उसके चरित्र पर संदेह ना करें, और उसके घर वालों ने सिपाहियों को बुलाकर उसको पकड़वा दिया। आपके सिपाही गए और उसके पति को पकड़ लाए। वो व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि मेरा मित्र है जो अपनी दुष्ट पत्नी के कारण आज आपके समक्ष एक अपराधी के रूप में खड़ा है। यदि आपको विश्वास ना हो तो उसके प्रेमी की झोपड़ी में जाकर देख लो। उसका कटा हुआ सिर और उसके मुख में उस चरित्रहीन स्त्री की कटी हुई नाक अब भी मौजूद मिलेगी। तभी राजा ने अपने सिपाही भेजकर इस बात का भी पता लगवाया तो बात बिल्कुल सत्य निकली। अब तो राजा ने साहूकार के बेटे को भी निर्दोष समझकर छोड़ दिया। तभी वह मंत्री का बेटा बोला, अब महाराज मेरी भी कहानी सुनो। मैं जब उस स्त्री के प्रेमी को मारकर लौट रहा था तो मुझे एक मंदिर के पास कुछ चोर दिखाई दिए जो आपकी बेटी का अपहरण करके उसकी बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में ले जा रहे थे। मैंने उन चोरों को मौत के घाट उतारकर आपकी बेटी की जान बचाई और उसे अपनी धर्म की बहन माना। और जब रात्रि में मैं उसे उसके महल में छोड़ने गया तो आपकी बेटी को मुझे देखकर नीयत खराब हो गई। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने मुझे फांसी पर चढ़वाने का षड्यंत्र बना लिया। वो चोर चोर कह के चिल्लाने लगी और मुझे वहां से भागता हुआ देखकर आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप मंदिर में जाकर देख लो, वहां आपको चोरों को कटे हुए सिर और आपकी बेटी का पलंग मिलेगा जो कि चोर उठाकर ले गए थे। प्रिय दर्शक बंधुओं,
मंत्री की बेटी की बात सुनकर के राजा ने इस बात का पता लगवाया कि मंत्री का बेटा सच कह रहा है या झूठ। तो बात बिल्कुल सत्य निकली। तो राजा ने मंत्री के बेटे को निर्दोष मानते हुए राजा ने उसे छोड़ दिया और अपनी बेटी को और उस साहूकार के बेटे की स्त्री को फांसी पर चढ़वाने का हुक्म दे दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारी इस कहानी का उद्देश्य किसी भी स्त्री जाति को अपमानित करना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि दुष्ट स्त्रियां जो कि चरित्रहीन होती हैं, जो समय आने पर इतनी कठोर भी हो जाती हैं कि अपना स्वयं का पाप छुपाने के लिए, अपनी बात ना मानने वाले के लिए मौत के मुंह में ढकेल देती हैं, चाहे उनका पति हो, भाई हो या पुत्र। जो स्त्रियां सच को झूठ और झूठ को सच बना देती हैं, उनसे बच पाना बहुत ही कठिन है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि जिन कुटिल स्त्रियों का मन पर पुरुषों में रमता हो, वे अपने कुल का, पति का, पुत्र का अपनी आंखों के सामने विनाश भी देख सकती हैं और समाज में हो रही बुराई को भी सुन सकती हैं। समय आने पर मुसीबत में पड़ने के लिए तैयार भी रहती हैं और अपने बचाव के लिए यदि किसी के प्राण भी लेने पड़े तो उसमें भी वे पीछे नहीं हटती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, तो कमेंट द्वारा बताएं कि हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने सगे संबंधियों तक शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।